नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपीसी की सीरीज़ में। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डिग्री क्या होता है, उसके रिलेटेड मैंने और भी चीज़ें आपको बताई थी। अब हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं, उसमें क्या है सेक्शन 2 ऑफ सीपीसी जो कि डेफिनिशन क्लॉज़ है बेसिकली, उसमें काफ़ी सारे और भी वर्ड्स दिए गए हैं। तो मैं उसमें से सारे तो नहीं बट आपको कुछ जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है, उनको बताना चाहूँगा। सबसे पहला आपका इसमें सेक्शन 2 का जो क्लॉज़ 1 है, उसमें लिखा है कोड। कोड क्या होता है? तो कोड इसमें बेसिकली कोड का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस। और ये जो रूल्स की बात करता है, ये रूल्स आपको इसी सेक्शन के क्लॉज़ 18 में गिवन है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना? और 122 ये जो रूल बताता है, इसमें रूल कौन-सा है 122 और 125 जो इस सेक्शन में गिवन है, उसी के रूल्स को फॉलो उसी के उसमें जो रूल्स दिए गए हैं, रूल्स का मतलब ही वही है। रू सेक्शन 2 रूल सेक्शन 2 सेक क्लॉज़ 18 के अकॉर्डिंग, ठीक है? इसके बाद हम देखते हैं कि डिक्री हमने पढ़ा था सेक्शन 2 क्लॉज़ 2 में, ठीक है ना? तो इसी के बाद आता है जब डिक्री मिल जाती है। अब डिक्री देखो सबसे बड़ी बात डिक्री ना या तो प्लेंटिफ को भी मिल सकती है। हम सोचते हैं हमारा जनरली क्या थॉट रहता है कि जो डिक्री होती है वो उसको मिलती है जो केस लेके गया है, जो रिलीफ का क्लेम कर रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमारा एक तरह से मतलब मिथ है। डिक्री डिफेंडेंट को भी मिल सकती है, डिफेंडेंट के फेवर में भी आ सकती है। डिक्री का इससे कोई लेना देना नहीं है किस पार्टी ने रिलीफ का क्लेम किया है। डिक्री का मतलब है कि जिसका राइट बनता है क्लेम के लिए, उसको उस राइट को अवेलेबल करवाना, ठीक है ना? तो वो डिक्री उसके नाम पे आ जाएगी। वो डिफेंडेंट भी हो सकता है, प्लेंटिफ भी हो सकता है या कोई अदर पार्टी, थर्ड पार्टी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दीज पार्टीज हो सकता है, ठीक है? अब जिसके फेवर में डिक्री आती है, उसको बोलते हैं डिक्री होल्डर। हु इज होल्डिंग द डिक्री इज नोन एज डिक्री होल्डर। सेक्शन 2 का क्लॉज 3 बताता है डिक्री होल्डर के बारे में, ठीक है? अब जिसके अगेंस्ट में डिक्री पास हुई है, यानी देखो एक व्यक्ति है जिसको डिग्री मिल गई, लेकिन एक अगेंस्ट होगा ना, जिसके अगेंस्ट केस जीता है एक तरह से आप मान लो, उसको बोलते हैं जजमेंट डेटर। सेक्शन 2 का ही क्लॉज 10 बताता है जजमेंट डेटर के बारे में, ठीक है? अब हम पढ़ते हैं इसी का सेक्शन 5। सेक्शन 2 क्लॉज 5 बात करता है फॉरेन कोड की, विच इज व्हाट डू मीन बाय फॉरेन कोड, ठीक है? फॉरेन कोड क्या होता है? नाम से ही सुनकर पता चल रहा है वो कोड जो फॉरेन की हो, यानी जो इंडियन कोड ना हो, ठीक है ना? सॉरी, वो कोड, इसकी दो कंडीशंस हैं। एक तो इंडिया के आउटसाइड उसका सिचुएटेड हो वो कोड, और या फिर उसका इस्टेब्लिशमेंट या फिर कंटिन्यूस जो अब चल रहा है, जो कंटिन्यू किया जा रहा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा हो, तो वो फॉरेन कोड कहलाती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 5. Now, what do you in next clause, section 2 clause 6, in which we study what do you mean by foreign judgment. The judgment given by foreign courts refers to foreign judgment, okay? And we have already covered what do you mean by foreign court in under section 2 clause 5. Now I want to tell some more sections related with foreign courts, okay? There are two more sections, section 13 of CPC and section 14 of CPC. First, what section 13 tells us, it tells that what is that foreign court judgments are conclusive or not. Basically it is a negative definition. It says foreign judgment not conclusive under these 6 conditions. There are certain 6 conditions given, A, B, C, D, E, F. If any judgment falls under such conditions, then it will not conclusive. Otherwise, it is conclusive. All right. Now we should if अगर मैं बताना चाहूँगा आपको, इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी जजमेंट आया है फॉरेन में, ठीक है ना, फॉरेन कोर्ट्स में कोई भी डिग्री पास हुई है, जजमेंट आया है, उसको एक तरह से इंडिया के अंदर वैलिड माना जाएगा, इसका यही कहना है बेसिकली, ठीक है? और इसमें एक चीज़ होती है कि उसका डिसीजन रेस जुडिकाटा भी कहलाता है। जो रेस जुडिकाटा हम पढ़ते हैं सेक्शन 11 में, आई विल टेल यू फर्दर अबाउट इट। और इसमें क्या होता है, अब जो कोर्ट, इसका जो फॉरेन का जो जजमेंट होता है ना, ये बेसिकली मान्य होता है इंडियन कोर्ट्स में भी। कोई भी डिग्री आ जाती है तो वो ऐसे ही माना जाएगा जैसे कि वो डिग्री इंडिया में पास करी गई है ना, वैसे ही उसको रिस्पेक्ट दी जाएगी, रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ठीक है? लेकिन 6 कंडीशंस हैं जहाँ पर नहीं माना जाएगा, उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। वो कौन कौन सी हैं? ए, सेक्शन 13 का क्लॉज ए, जबकि
जिस कोर्ट ने, फॉरेन कोर्ट ने फैसला दिया हो ना, डिक्री दी हो, जजमेंट दिया, डिक्री दी हो, फाइनली डिक्री आती है तो डिक्री दी हो, वो उसके पास जुडिक्शन ही ना रहा हो। अब जुडिक्शन को हम कैसे समझते हैं? जुडिक्शन का मतलब होता है कार्य क्षेत्र, ठीक है। मतलब मान लीजिए कोई कोर्ट है, एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई माइनर है, माइनर आप समझते हैं इंडियन मेजोरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग 18 साल से अगर नीचे है, और गार्डियंस वाला एक्ट जो होता है उसके अकॉर्डिंग 21 से नीचे है, ठीक है ना। तो अगर वो कोई गलती करता है, वो कोई गलती में क्राइम करता है, तो उसको जो सजा सुनाई जाएगी वो जुवेनाइल कोर्ट के थ्रू ही सुनाई जाएगी। लेकिन अगर उसका जो ट्रायल है या फिर जो उसका सूट इंस्टीट्यूट हो जाए वो ऐसी कोर्ट में हो जाए जो कि नॉर्मल वाली कोर्ट है, जुवेनाइल वाली नहीं है, तो वो कोर्ट का फैसला बिल्कुल एंड तक भी उसका डिसीजन आ जाए, डिग्री आ जाए, वो गलत माना जाएगा, वो कभी भी रेजु डिगेटा नहीं होगा। अभी आपको रेजु डिगेटा नहीं पता है तो आप इसको अभी ऐसे समझ लीजिए कि इसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। बाकी मैं आपको रेजु डिगेटा अच्छे से समझाऊंगा जब मैं वीडियो बनाऊंगा रेजु डिगेटा से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद अब आपका आता है कि ठीक है ना, जुडिक्शन से बाहर है, तो ऐसे ही अगर फॉरेन कोर्ट था और कोई ऐसा मैटर था जिसपे वो एबल नहीं था, वो एंटाइटल नहीं था उस चीज पे जजमेंट देने के लिए, और वो जजमेंट दे देता है, डिग्री पास कर देता है, तो वो क्या होगा, बिल्कुल गलत माना जाएगा। इंडिया में अगर उसके अगेंस्ट अपील उठती है तो हम बिल्कुल माना जाएगा कि वो गलत था फैसला, ठीक है ना। उसको हम यहाँ पे कंक्लूसिव नहीं मानेंगे, कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हम उससे, ठीक है। उसके बाद इसका क्लॉज सेक्शन 13 का क्लॉज भी बोलता है कि अगर जो मैटर था, सब्जेक्ट मैटर था, उसके जो मेरिट्स थे उस पर अगर डिसीजन ना दिया, मान लो कोई मतलब कोई फैसला आया और जो मेन पॉइंट्स थे, मेन पॉइंट्स बेसिकली रेशो डेसिंडाई को बोलेंगे, एक लॉ की टर्म होती है ये, लैटिन वर्ड है ये रेशो डेसिंडाई, मतलब जो मेन जो फीचर्स थे, मेन जो रीजंस थे जिनकी वजह से एक जजमेंट आया है, उसी को अगर आपने नजरअंदाज कर दिया तो फिर कोई फायदा नहीं है। वो आपका जो फैसला फॉरेन कोर्ट का है हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, इंडियन कोर्ट रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, वो कंक्लूसिव नहीं होगा, ठीक है। सेक्शन 13 का क्लॉज 3 बोलता है अगर कोई भी ऐसा जजमेंट है प्रोसीडिंग्स को देख के, जिनकी प्रोसीडिंग्स को देख के पता चलता है कि ये तो इंटरनेशनल जो लॉ है ना उसका बिल्कुल मतलब इन अलग तरीके से इरेगुलर या फिर इनकम्प्लीट एक मतलब से कॉग्निजेंस लिया गया है, यानी कि जो इंटरनेशनल लॉ था उसको ढंग से नहीं फॉलो किया गया, और या फिर इंडिया का जो कोई ऐसा लॉ था जो कि एप्लीकेबल था, है ना, उसको रिकॉग्नाइज करने से ही मना कर दिया एट फर्स्ट प्राइमा फेसी, ठीक है, तब भी क्या होगा, वो कंक्लूसिव नहीं होगा जजमेंट। इसके बाद आता है सेक्शन 13 का क्लॉज 4, इफ एनी डिसीजन इज मेड आफ्टर वॉयलेटिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, वो भी क्या होगा, गलत होगा, वो भी आप कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा जजमेंट, ठीक है ना। यानी इंडिया उसको कंसीडर नहीं करेगी अगर वो नेचुरल जस्टिस, अब नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स में आपको पता ही होंगे, एक होता है ऑडी ऑल्टरम पार्टम, एक होता है रूल अगेंस्ट बायसनेस। रूल अगेंस्ट बायसनेस मतलब कि आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। आप अगर इसको अब थोड़ा सा अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहें, आर्टिकल 14 है हमारा ना, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, है ना, तो ये दोनों को आप देख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग भी आप समझ सकते हैं कि रूल अगेंस्ट बायसनेस यही बताता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी लॉ को लेके, ठीक है ना। और इसका एक होता है ऑडी ऑल्टरम पार्टनर, यानी कि ना नो जजमेंट शुड बी गिवन बिफोर हियरिंग बोथ पार्टीज, दोनों पार्टी को मौका मिलना चाहिए, जो केस कर रही है, जिसके अगेंस्ट केस हुआ है, मतलब अब केस कर रहा है वो तो खुद ही जा रहा है, तो लेकिन जो उसके अगेंस्ट केस हुआ है उसको सुनना चाहिए, एक्स पार्टी डिसीजन नहीं देना चाहिए बिल्कुल, ठीक है ना। ऑर्डर 9 में हम पढ़ते हैं एक्स पार्टी डिसीजन के बारे में, आप चेक कर सकते हैं, बाकी मैं आपको बताऊंगी जब मैं आपको इस बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद पांचवा आता है आपका सेक्शन 13 का पांचवा आता है कि अगर फ्रॉड के थ्रू कोई भी डिसीजन आता है तो वो भी बिल्कुल गलत है। भाई फ्रॉड से हुआ है तो कैसे उसको मान्य मान सकते हैं ना, फ्रॉड तो बिल्कुल गलत है ना। फ्रॉड मतलब कोई चीटिंग करके आपने कोई गलत विटनेस बताए, फेक वो विटनेस लाए, आपने जजमेंट निकला दिया, तो नहीं, ऐसे नहीं होगा, गलत है आपका, ठीक है। या फिर कुछ घूस खा के जज ने वो दे दिया, वो गलत हो जाएगा। लास्ट इसका आता है और सेक्शन 13 का ऑर्डर, सेक्शन 13 का क्लॉज 6 आता है, जिसमें कि बोलते हैं कि इंडिया में कोई लॉ था जो एप्लीकेबल था, इन्फोर्स था, आपने उसी को ही रिकॉग्नाइज नहीं करा या फिर आपने उसको ही वॉयलेट कर दिया जजमेंट देते समय। इन 6 कंडीशंस में क्या होगा, फॉरेन लॉ कंक्लूसिव नहीं होगा इंडिया के अंदर, अदरवाइज इट विल बी कंक्लूसिव एंड इट विल प्रिवेल एज रेस जुडिकाटा, ठीक। नाउ इसी का ही फर्दर एक सेक्शन है सेक्शन 14, उसमें क्या है ना, बेसिकली कोर्ट जो है ना, इंडियन कोर्ट्स, उनको ना इंडियन कोर्ट्स पे मतलब वो कहते हैं कि ना वो प्रिज्यूम करेंगे, शेल प्रिज्यूम यूज किया गया है इस, आप जब बेयर एक्ट में देखेंगे अपना तो शेल प्रिज्यूम यानी कि जो कोर्ट्स होंगी ना इंडियन कोर्ट्स वो प्रिज्यूम करेंगी। और ये जो शेल प्रिज्यूम का अर्थ है ना, ये आपको एविडेंस एक्ट पे मिलेगा सेक्शन 3 के अंदर,
ठीक है, आप सेक्शन 3 के अंदर देखेंगे, मिल जाएगा आपको। और जो नया भारतीय साक्षी जो अभी अभी नया आया है, BN है ना, जो नया वाला आया है, मुझे याद नहीं आ रहा, वो देख लेना आप। तो उसमें जो जुलाई से स्टार्ट होगा, उसमें ये सेक्शन 2 और क्लॉज L के अंदर दिया गया है, सेम चीज, मतलब शेल प्रिज्यूम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, वो आप चेक कर सकते हैं। और शेल प्रिज्यूम में क्या होता है कि जो कोर्ट है ना, जब तक कि कॉन्ट्रेरी में कोई अपोजिशन मतलब क्या हो, उसके लिए अपोजिशन को अपोज ना करे उस चीज को, तब तक वो मान लेगी कि जो फॉरेन कोर्ट का जजमेंट है ना, ये इसके पर्सपेक्टिव में ही है, इसके रिस्पेक्ट में है, मतलब जो सेक्शन 13 है फॉरेन कोर्ट्स को रिलेटेड, उसका जजमेंट ऐसा ही माना जाएगा कि वो एक जुरिडिक्शन वाली कोर्ट, प्रॉपर जुरिडिक्शन वाली कोर्ट ने ही दिया है, जब तक कि कोई प्रूफ ना कर दे। बर्डन ऑफ प्रूफ सामने वाली पार्टी में रहेगा, जो कि ये बोलेगा कि ये जो जजमेंट आया था, ये एक इनकैपेबल कोर्ट के द्वारा दिया गया था, यानी कि जो जुरिडिक्शन में नहीं था, जिसके पास जुरिडिक्शन नहीं था, ठीक है। हमने देखा आज हमने इसके बारे में देखा थोड़ा बहुत। अब आपसे हम मिलेंगे अगली वीडियो में।